हेलो स्टूडेंट, तो ये भी सेमेस्टर 2 मेजर 2 जिसका भी हिस्ट्री है उसके लिए क्वेश्चन है। इसमें दो क्वेश्चन छुपा है। एक समुद्रगुप्त के जीवन के बारे में जान जाएंगे आप इसमें, और पिता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन की बात एक ही है, विजय हो या उसके जीवन के बारे में हो। अगर आपको जीवन के बारे में पूछते तो भी आप ये लिख सकते हो। कि चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो पहले जान लेते कि समुद्रगुप्त है कौन। ये समुद्रगुप्त है वो है चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसका ये बेटा है। जैसे कि आप लोग को बताए थे हम पहला वीडियो में कि चंद्रगुप्त कौन था, उसका बेटा कौन था। तो आप लोग को पता चल गया होगा समुद्रगुप्त कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। जो समुद्रगुप्त था गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, 1 नंबर वाला। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, आप याद रखिएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, क्योंकि वह बहुत बड़ा विजेता था। जो समुद्रगुप्त था वो बहुत बड़ा विजेता था। उसने अपने शौर्य और युद्ध कौशल से पूरे भारत गुप्त में साम्राज्य को फैलाया। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त की विजयों का मूल्यांकन। राजा बनने के बाद समुद्रगुप्त ने सोचा, अगर मेरा साम्राज्य महान बनाना है तो मुझे भारत को एकजुट करना होगा, भारत को एक साथ मिलाना होगा। और बस यही से शुरू हुआ इनका विजय का अभियान। यहीं से क्या हुआ, इसका विजय का अभियान शुरू हुआ। उन्होंने भारत के कई छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। जैसे कि आप लोग को पता है, जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने भी बहुत सारा राज्य जीत के रखा था। उसके बाद जब समुद्रगुप्त आया उसने भारत के कई छोटे छोटे राज्यों को जीता। उसके बाद उसको अपने साम्राज्य में मिला दिया। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। दक्षिण भारत की यात्रा। समुद्रगुप्त ने केवल उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत का विजय यात्राएं की। जैसे कि उत्तर भारत में जितने भी क्षेत्र थे उनको तो कब्जा कर लिया था, दक्षिण वाले क्षेत्र थे उनको भी कब्जा कर लिया। उन्होंने वहाँ के राजाओं को हराया। जो दक्षिण वाले क्षेत्र के राजा थे जो वहाँ पर शासन कर रहे थे पहले, उनको ये वहाँ पे हरा दिए और वहाँ से भी अपना विजय प्राप्त कर लिए और अपना साम्राज्य वहाँ भी स्थापित कर दिया इन्होंने। समुद्रगुप्त ने एक बात खास ये था कि वे पराजित राजाओं को मारते नहीं थे। जो हार जाते थे युद्ध में, उसके विरुद्ध जो युद्ध लड़ता था राजा, अगर वो हार गए तो उसको मारते नहीं थे, बल्कि उन्हें वापस उनका राज्य देकर अपना मित्र बना लेते थे। आपसी संबंध अच्छा रखने के लिए ये सब किया था उसने। और उसके बाद क्या हुआ कि इससे उनकी नीति और उदारता दोनों झलकती थी, जैसा कि आप लोग को बताया हमें भी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, भारत का नेपोलियन। इतनी सारी विजयों के कारण विदेशी इतिहासकारों ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। जब इतना सारा विजय कर लिया तो जो हमारे भारत के इतिहासकार थे, जो इतिहास लिखते थे, उन्होंने इसे भारत का नेपोलियन कहा। उसका साम्राज्य बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो गया। जो समुद्रगुप्त था उसका साम्राज्य बहुत ही बड़ा हो गया भारत में और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, कला और धर्म के संरक्षक। जो समुद्रगुप्त थे न केवल योद्धा थे बल्कि कला, संगीत और धर्म के भी प्रेमी थे। अभी धर्म थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के प्रेमी वो थे। सबको सपोर्ट करते थे और जो भी युवा अपना कला प्रदर्शन करते थे उनको समर्थन देते थे पूरा। वे बीना बजाने में भी निपुण थे। वो जो बीना रहता था, आप लोग को जैसे कि पता होगा बीना किसको कहते हैं, उसको बजाने में भी निपुण थे। और विद्वानों का सम्मान करते थे। जो बड़े बड़े विद्वान रहते थे, ब्राह्मण वगैरह और ऋषि वगैरह जो पहले रहते थे, उसका उस बहुत बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने सब धर्मों का आदर किया जिससे उनके साम्राज्य में शांति बनी रही। अगर सब धर्मों का अगर वो सम्मान नहीं करते तो लड़ाई हो जाती आपस में, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया जिससे उसके साम्राज्य में शांति बनी रही। नेक्स्ट है हमारा प्रयाग परस्ती, इलाहाबाद स्तंभ लेख। उनकी वीरता और विजयों का वर्णन हमें प्रयाग परस्ती में मिलता है। यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। इस लेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने लगभग 20 राज्यों को जीता था। प्रयाग परस्ती का मतलब ये है कि यह एक लेख है, इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा है और समुद्रगुप्त के जिन जिन राज्यों में कब्जा किया है उसके बारे में लिखा है, जिससे पता चलता है कि उस 20 राज्यों को जीता था।
मतलब अभी कितना राइज है, 28। और उस टाइम बहुत ही कम राइज था। तो 20 राज्यों को जीतना, इसका मतलब है कि लगभग पूरा भारत आ जाता है उसमें 20 राज्यों में। है कि क्या है निष्कर्ष, समुद्रगुप्त केवल एक योद्धा नहीं थे बल्कि दूरदर्शी शासक भी थे। उनकी विजय नीति, दया और शासन कौशल के कारण उन्हें भारत के इतिहास में महान विजेता के रूप में याद किया जाता है। छोटे छोटे अगर पॉइंट आप याद रखें तो एग्जाम में वो सब पॉइंट ही याद आते हैं, तो वो सब पॉइंट बना के आप उसके नीचे आप लिख दीजिएगा अपने हिसाब। तो जितने भी पॉइंट्स हैं तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट को याद रखना, जैसे कि प्रयाग प्रस्ती इलाहाबाद स्तंभ लेक, इसको लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे लिख देना है कला धर्म को सपोर्ट करना है। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसके बारे में। और ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि कला को सपोर्ट किया, धर्म को सपोर्ट किया, और इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उनका साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था भारत में, इसीलिए। और दक्षिणी भारत की यात्रा वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा। याद रखना है कि वो जिसको भी हराते थे, जिस राजा को, उसको मारते नहीं थे, उससे दोस्ती कर लेते थे, मारते नहीं थे। ये सब पॉइंट बना के भी लिख सकते। इतना पॉइंट अगर आप याद कर लिए तो एग्जाम में पूरा इसका आंसर आप लिख सकते हैं, अगर ये सब पॉइंट याद रहा तो। आशा करता हूँ कि ये सब सारे पॉइंट मैं अच्छे से समझा चुका हूँ और आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा है समुद्रगुप्त इक्वल टू वीर योद्धा प्लस उदार विजेता प्लस कुशल शासक। वो वीर योद्धा था, उदार विजेता था, कुशल शासक था, इसलिए वो भारत का नेपोलियन कहलाए। तो सारे योग्यता उसके अंदर थी, इसलिए वो भारत का नेपोलियन कहलाए। आप एक बार एग्जाम टाइम में देख लीजिएगा ना, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपके माइंड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।